हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, नेपाल में युवाओं ने आंदोलन करके और तख्ता पलट कर दिया। वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भाग करके विदेश जाना पड़ा। लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे लोकतंत्र से तो बेहतर था उस समय के राजा का शासन। तो दोस्तों, राजा का शासन स्थापित करने के लिए मांग उठ रही है। लेकिन क्या आपको पता है, जो इससे पहले के मैंने वीडियो में बताया कि जो यह वहां का जो राज परिवार है उसका संबंध मेवाड़ के राज परिवार से, मेवाड़ से ही रावल रतन सिंह के छोटे भाई कुंभकर्ण जो कुमायूं गए थे, उन्हीं के वंशज आगे जाकर के पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल पर अपना कब्जा किया और वहां के राजा बने, जो मैंने कल के वीडियो में पूरा बताया था। इस वीडियो के अंत में भी लगाऊंगा, आप जरूर देखें। लेकिन आज दोस्तों मैं जो जिक्र करने जा रहा हूं वो नेपाल के राज परिवार के अंदर एक ऐसा भयंकर काला दिन आया जिसमें एक ही दिन में 9 लोगों की राज परिवार के आपस में हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, ये बात थी 1 जून 2001 की। 1 जून 2001 का दिन काल बन करके आया राज परिवार के लिए। नेपाल राज परिवार की एक परंपरा रही है कि हर शुक्रवार को परिवार के सभी सदस्य साथ में बैठ करके शाम को भोजन करते हैं और भी बहुत सारी चर्चाएं, राज चर्चाएं, पारिवारिक चर्चा करते हैं। उस दिन भी शुक्रवार था। हमेशा की तरह पूरे राज परिवार के सदस्य वहां हाजिर थे और वहां पर बैठ करके फिर शराब पीने के बाद में युवराज, उस समय नेपाल के राजा थे वीरेंद्र शाह, वो बहुत लोकप्रिय राजा थे। उनकी रानी ऐश्वर्या जी वो भी वहां उपस्थित थी। उनका बेटा दीपेंद्र युवराज भी वहां उपस्थित था। उनका एक और बेटा निरंजन वो भी वहां पर था। उनकी बेटी श्रुति भी वहां पर थी और भतीजे भतीजियां सब वहां उपस्थित थे। दोस्तों, युवराज दीपेंद्र और वीरेंद्र शाह और उनकी मां ऐश्वर्या रानी के बीच में अनबन चल रही थी। उसका मोटा कारण यह था कि दीपेंद्र एक लड़की थी जिसका नाम था देवयानी, जो बहुत सामान्य परिवार से था, उससे प्रेम करता था और दीपेंद्र उससे शादी करना चाहता था। जब उसने अपनी मां के सामने ये प्रस्ताव रखा तो मां ने राजा वीरेंद्र शाह को कहा, तब राज परिवार ने उसकी मांग को खारिज कर दिया कि हमारा राज परिवार है, हमारे स्तर की लड़की होगी, उससे शादी होगी, ऐसे सामान्य लड़की से नहीं हो सकती। इस बात को लेकर के दीपेंद्र शाह जो युवराज था वो नाराज था। अनबन चली रही थी। अब उस दिन उसको क्या सूझी कि वो फिर शराब पीने के बाद में सीधा अपने कमरे में गया। कमरे में जाने के बाद में उसने बंदूक उठाई, बंदूक लेकर के आया। जिस हॉल में बैठ करके सभी प्रीति भोज कर रहे थे, आते ही सबसे पहले अपने पिताजी पर गोली चलाई वीरेंद्र शाह की, उनको मौत के घाट उतारा। फिर अपनी मां ऐश्वर्या जो महारानी थी उन पर गोली चलाई, उनको भी मौत के घाट उतारा। भाई बीच में आया निरंजन, तो उसको भी मौत के घाट उतारा। बहन श्रुति थी, उसको भी मौत के घाट उतारा और अपने चचेरे भाई बहनों को मारते मारते 9 लोगों की उसी समय उसने हत्या कर दी। पूरे राज परिवार में भगदड़ मच गई, चीख पुकार मच गई, लोग जान बचा कर इधर उधर भागने लग गए दोस्तों। और इस प्रकार से लास्ट में जाकर के दीपेंद्र जो युवराज था उसने खुद को भी गोली मारी और वो भी कोमा में चला गया। जब नेपाल में मिला और पूरी दुनिया में समाचार मिला तो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कोई अपराध कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में वो घटना हो चुकी थी और पूरा नेपाल नहीं, पूरी दुनिया शोक संतप्त थी। उसके बाद में जैसे नेपाल की परंपरा, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र दीपेंद्र शाह ही था। हालांकि वो घायल था, कोमा में था, फिर भी वीरेंद्र शाह की मृत्यु के बाद में कोमा में होते हुए भी दीपेंद्र शाह को नेपाल का महाराज धीराज बनाया गया और वो 3 दिन तक कोमा में रहते हुए भी नेपाल का राजा रहा और 54 घंटे तक ही उसने नेपाल के राजा के रूप में राज किया। लेकिन वो कोमा में था, उसको तो कोई पता ही नहीं था। आखिरकार 3 दिन के बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर उस समय के महाराजा वीरेंद्र शाह के छोटे भाई ज्ञानेंद्र जो 2008 तक महाराजा रहे, वो उस दिन बाहर गए हुए थे, इसलिए वो भी बच गए। यदि उस दिन वो हाजिर रहते तो हो सकता है वो भी मौत के घाट उतारे जाते। फिर ज्ञानेंद्र शाह को महाराजा बनाया गया नेपाल का, जो 2008 तक नेपाल के महाराजा रहे। उसके बाद में कम्युनिस्टों ने और लोगों ने राजशाही का विरोध किया। फिर उसके बाद में 2008 में उनके अधिकार छीन लिए गए और 2008 को राजशाही नेपाल में हो गई खत्म। और उसके बाद में कम्युनिस्ट की शासन सरकार आई, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई और 2008 से लगा करके दोस्तों 2025 अभी चल रहा है। तो इन 17 सालों में 14 बार वहां पर प्रधानमंत्री बदले हैं, सरकार बदली है। इससे जाहिर होता है कि वहां पर लोकतंत्र सफल नहीं हुआ, कितना अस्थिरता का माहौल रहा है और बेरोजगारी बढ़ गई। नेताओं ने अपने घर भरे, तिजोरियां भरी, वो तो संपन्न होते गए और गरीब लोग और दिनों दिन गरीब होते गए। पर नेताओं के बच्चे तो अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़ने लग गए, आम लोगों को कोई सुविधा नहीं। इसको लेकर के बैंकर जनता में आक्रोश रहा और फिर रही सही कसर पूरी कर दी। कुछ माह पहले ही ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर, जिसके अंदर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर रोक लगा दी
और इसको लेकर के युवाओं में भयंकर नाराजगी रही और वो नाराजगी और भी बहुत सारे बातों को लेकर के थी और वो विस्फोट का रूप धारण कर लिया और पिछले 3 दिन पहले ही वहां पर भयंकर आंदोलन हुआ, भवन जलाए गए, बड़ी बड़ी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया, लूटपाट हुई और आखिरकार केपी शर्मा को जान बचा करके भागना पड़ा। सरकार का तख्ता पलट हो गया। एक ग्रुप चाह रहा है कि राज परिवार को सत्ता हस्तांतरित की जाए, एक ग्रुप है वो अलग से लोकतंत्र की मांग कर रहा है और आपस में ये जो विद्रोह करने वाले थे, जिन्होंने सत्ता पलटी युवा, वो आपस में ही 2 गुट हो गए और वो आपस में ही लड़ झगड़ करके घायल हो गए, बहुत से लोगों की जान भी चली गई है। तो नेपाल का जो पूरा का पूरा माहौल है वो बहुत खराब है और जो राज सत्ता की मांग हो रही है, हो सकता है ऐसा सुनने में आ रहा है कि नवरात्रि के दिनों में वापस नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा और राजशाही स्थापित होगी। लेकिन जो भी हो, परंतु जनता की चाह जरूर है कि वहां राजशाही हो। तो राजा ने बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए मांग कर रहे हैं और हमारे सबके लिए खुशी की बात है कि ये राज परिवार मेवाड़ से गया हुआ है। मेवाड़ आया था और 7 दिन तक यहाँ पर रुका था। वो ये जानने के लिए आए थे कि हमारे पुरख यहीं से आए थे, तो वहां मेवाड़ के राज परिवार में कैसे रीति रिवाज है, क्या परंपरा है, क्या मर्यादा है, वो सब यहाँ पर आए और सीख करके गए और देख करके जाने के बाद में नेपाल में भी उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो मैंने आपको बताई नेपाल के राज परिवार से संबंधित। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।